एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने एक नया चैप्टर आपकी शुरू किया था। एम एन रॉय या मानवेंद्र नाथ रॉय। कल हमने उनका परिचय देखा था। आज बात करेंगे उनके विचारों में और उनके विचारों की, और उसमें कुछ बदलाव जो आए समय के साथ साथ उनकी। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, एक कहावत ये कहती है कि वो हमेशा सशंकित होता है, किसी भी बात को अंधभक्त के रूप में स्वीकार नहीं करता। अपने तर्क से, अपने विचारों से बदलते वातावरण की कसौटी पर उसको कसता है और फिर अपनी सहमति या असहमति दर्ज कराता है। और लोकतंत्र में, जैसे अभी के ज़माने की हम बात करें, अभी के समय की हम बात करें, ये गुंजाइश ज़्यादा होती है। किसी नाजीवाद या फाजीवाद या किसी ऐसे देश में, ऐसे आप यदि आप नॉर्थ कोरिया में होते तो जरा भी शासन के विरुद्ध आपके विचार जाते तो आप वो लटके पड़े होते हैं किसी लैंप पोस्ट से। यहाँ ऐसा नहीं है। और मार्क्स के दर्शन की बात आज हम करेंगे एम एन रॉय के संदर्भ में। मैंने आपको कल बताया था, जब उनका परिचय दिया था, कि भारत में एक सशस्त्र क्रांति के संदर्भ में वो विदेश यात्रा पर जाते हैं। मुख्य कारण ये है कि वहाँ पर किसी क्रांतिकारी आंदोलन से उनका कोई समझौता हुआ है गुप्त रूप से, और इनको वहाँ से जहाज भरा हुए वेपन्स, हथियार, जहाज भर के हथियार वापस लेके आने हैं, क्योंकि उस वक्त ये सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में आज़ादी लाना चाहते हैं। गए हैं एक लंबे रास्ते से और अमेरिका पहुंचे हैं आखिरी में, और रास्ते में कुछ ऐसा घटता गया कि उस सशस्त्र क्रांति के विचार से ये पीछे हटते गए। इन्हें खुद लग गया कि ये संभव नहीं हो पाएगा और ये उचित भी नहीं होगा। जब अमेरिका पहुंचे हैं 1915 में और 17 तक, 2 साल का जो समय है उनके पास अमेरिका में, वहाँ उन्होंने विवाह भी किया है एक अमेरिकन लड़की के साथ। इस समय वो खूब पढ़े हैं और उन्होंने खास तौर से अध्ययन किया है कार्ल मार्क्स का, उनकी किताबों का, उनकी रणनीति का, उनके कार्यक्रमों का, और बहुत अच्छी तरह उसको आत्मसात किया है, अपने भीतर ग्रहण किया है। अब उनके ऊपर मार्क्सवाद के जिन 2 विचारों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, एक तो था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और दूसरा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, देखिए, मार्क्स की वो अवधारणा है राजनीति विज्ञान में जो ये मानती है कि वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये 3 स्थितियां प्रकृति में पाई जाती हैं और ये समाज में भी होती हैं। एक जो बिंदु है वो वाद है। थोड़े समय के बाद जब वो चलता है, हम समाज की बात ही करें, तो उसके खिलाफ एक नया विचार खड़ा होता है। ये दोनों विचार आपस में टकराते हैं और फिर इनके टकराव के कारण एक नया विचार और सामने आता है, तीसरा, जिसको उसने कहा है संवाद, सिंथेसिस। थीसिस वाद, एंटीथीसिस प्रतिवाद, और सिंथेसिस संवाद, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, वो भी आपको संक्षेप में बता दूं। वैसे आप इसको 3rd ईयर में पढ़ेंगे, इस साल तो है आप इंडियन थिंकर्स ही पढ़ पाएंगे। वो ये है कि मार्क्स का यह मानना है कि समाज में केवल 2 ही वर्ग मौजूद हैं, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग, यानी श्रमिक और पूंजीपति, और इनके बीच में किसी भी प्रकार का समन्वय, तालमेल संभव नहीं है। एक क्रांति होगी जिसके माध्यम से बहुसंख्यक जो ये सर्वहारा वर्ग है, जो मजदूर हैं, ये क्रांति करेंगे और उसके माध्यम से पूंजीपति वर्ग को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा और एक नई व्यवस्था सामने आएगी, जिसको उन्होंने साम्यवाद कहा है, इस कम्युनिज्म आप अंग्रेजी में कहते हैं। उसका अर्थ है एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज, यानी एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी। बड़ा प्रभाव था राय पर उनके इन विचारों का, उन्हें ये बात पसंद आई, गले भी उतरी। अगला बिंदु, वो मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में विश्वास करते थे।
मार्क्स ने माना है कि इस दुनिया में स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक कुछ नहीं है। जो दिख रहा है, जो अनुभव हो रहा है, जो भौतिक जगत है, यही सत्य है। इसके अलावा सत्य दूसरा नहीं है। जबकि मार्क्स के समांतर भी, मार्क्स के पहले भी और मार्क्स के बाद भी बहुत सी ऐसी व्याख्याएं हुई हैं। राजनीति विज्ञान तो मत कहिए उसको, क्योंकि विज्ञान में तो ये चीज़ें नहीं आती, लेकिन हाँ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, आदर्शवादी व्याख्याएं ये हुई हैं और चली हैं आगे। मार्क्स इनसे असहमत है। उनका मानना यह है कि जितने भी आपके विचार बन रहे हैं, ये विचार आपका भौतिक पर्यावरण बना रहा है जिससे कि आप घिरे हुए हैं। मैं आपको बहुत एक वाक्य और बताता हूं। सवाल यह है कि आपका वातावरण आपके विचार बनाता है या आपके विचारों से आपका वातावरण बनता है। दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन मार्क्स का विश्वास पहले वाक्य में है कि आपका जो भौतिक पर्यावरण है, आपके आसपास का वातावरण, आर्थिक गतिविधियां, खास तौर से नीति, योजनाएं, कार्यक्रम, विशेष तौर से आर्थिक, वो आपके विचारों का निर्माण करते हैं, ना कि आपके विचार इनको बनाते हैं। एमएन रॉय पर इसका प्रभाव रहा है। अगला बिंदु, मार्क्सवाद के सिद्धांत और व्यवहार में वो थोड़े असहमत थे। देखिए, एक वो फिल्म आई थी, आपने जरूर देखी होगी, टाइटैनिक। ये सुना होगा उसके बारे में, कहानी भी है उसके बारे में कि साहब बड़ा ही शानदार सा पानी का जहाज बनाया, जो कि जब जा रहा था तो वो डूब गया। समाज विज्ञान में भी ऐसा होता है। देखिए, कार्ल मार्क्स को तो अपने विचारों को क्रियान्वित करने का मौका नहीं मिला। वो तो विचारक थे, कोई राजा कहीं के या कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री तो थे नहीं, विचार देके चले गए। उसके बाद उनके विचारों को क्रियान्वित करने का मौका कुछ लोगों को मिला। जैसे दो नाम खास उसमें आते हैं, लेनिन, चीन में माओ, या अभी आप जो देख रहे हैं नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह किंग जोंग, ये अपने आप को मार्क्सवादी कहते हैं, लेकिन इन्होंने मार्क्सवाद में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। यहां पर मैं आपको एम एन रॉय का विचार बताता हूं। रॉय का मानना यह था कि मार्क्सवाद में समयानुकूल बदलाव किए जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है उसको पूरा बदला जाए, लेकिन आप अल्टरनेट सिस्टम आप रिक्रिएट, रीडेवलप कर सकते हैं। अगला बिंदु, वो वर्ग संघर्ष के समाजशास्त्र पर सहमत नहीं थे। ये देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्लास स्ट्रगल, उन्होंने कहा है कि केवल दो ही वर्ग हैं, एक सर्वहारा वर्ग और एक पूंजीपति वर्ग, और इनमें संघर्ष डेस्टिनी है, नियति है। इनमें किसी भी प्रकार का तालमेल नहीं हो सकता। पूंजीपति वर्ग शोषण करेगा ही और सर्वहारा वर्ग शोषित होकर क्रांति करेगा ही। लेकिन मार्क्स के बाद में जब व्यवस्थाएं सामने आई तो ये पाया गया कि सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग में कुछ तालमेल भी स्थापित हुए। मनुष्यों ने अपनी व्यवस्थाओं को ऐसा बनाया कि बजाय संघर्ष के समन्वय को भी योगदान मिला। अब इसकी हम आलोचना देखें कि एक चीज पर वो बड़े खिलाफ थे कार्ल मार्क्स की व्यवस्था के, कि मार्क्स के दर्शन में नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। नैतिकता कहीं नहीं है वहां पर। बड़ा हार्ड कोर उनका मामला है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति जब हुई, लेनिन उभर कर सामने आते हैं, रूस में ज़ारशाही को उखाड़ के फेंका जाता है और एक कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता अपने हाथ में लेती है। लेनिन उसके मुखिया बनते हैं। इसी दौरान मैक्सिको में एम एन रॉय ने स्थापना की कम्युनिस्ट पार्टी की, और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के मेंबर भी रहे, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया था कम्युनिस्टों ने। बड़े प्रभावित थे लेनिन से। लेकिन बाद में जाकर एक बात को लेकर लेनिन और मार्क्स में गतिरोध होता है, विवाद खड़ा होता है। वो ये कि लेनिन का मानना यह था कि मार्क्सवाद जो है वो स्टील की बॉल की तरह है, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। और बाद में स्टालिन, जो लेनिन के बाद रूस के राष्ट्रपति बनते हैं, उन्होंने इसको फॉलो किया। लेकिन
एम एन रॉय का यह मानना था कि नहीं, इस तरह से हम मार्क्सवाद को खत्म कर देंगे। बदलते समय, बदलती परिस्थितियों के मुताबिक मार्क्सवाद में कुछ बदलाव होने चाहिए, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप मार्क्सवाद से ही फिर जाएंगे। समयानुकूल बदलाव यदि नहीं किए जाएंगे तो मार्क्सवाद जिंदा नहीं रह पाएगा। हालांकि इस बात को माना नहीं गया और 1928 में उनको कम्युनिस्ट पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। और अंतिम बिंदु, मार्क्सवाद की संघर्षपूर्ण हिंसक पद्धति से वो सहमत नहीं थे। वो ये मानते थे कि परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीकों से भी आ सकता है, लाया जा सकता है, लेकिन इस बात पर जो मार्क्सवादी थे वो सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि नहीं, परिवर्तन कभी भी शांति से नहीं आएगा, ना कभी आया है। ये क्रांतिकारी माध्यम से आएगा, और यदि उस पर हिंसा होती भी है तो स्वाभाविक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि एम एन रॉय इससे असहमत थे। धन्यवाद।